और अब डालते हैं खबरों पर नजर, जहां यूक्रेन पर रूस ने अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक की है, जिसके तहत राजधानी कीव पर 800 से ज्यादा ड्रोन दागे गए हैं। यह पहली बार है जब रूस द्वारा कैबिनेट बिल्डिंग पर हमला किया गया और इसी के साथ ही अब रूस यूक्रेन युद्ध की विभीषिका एक नए मुकाम पर पहुंच गई। जी हां, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का अगला भयंकर अध्याय आज रविवार को लिखित हुआ, जब पहली बार यूक्रेनी कैबिनेट बिल्डिंग को सीधे निशाना बनाया गया। यह हमला न केवल एक सैन्य कार्रवाई थी, बल्कि एक खुले युद्ध की हिंसात्मक प्रतीक भी रही, क्योंकि रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर इतना जोरदार हमला किया जिसने पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया है। यूक्रेनी सैन्य प्रशासन प्रमुख तिमोर तकराचेंको ने सोशल मीडिया पर इस हमले की जानकारी दी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार चश्मदीदों ने कीव में सरकारी मुख्यालय की इमारत से उठता हुआ घना काला धुआं देखा है। यह हमला रूस द्वारा अंजाम दिए गए सबसे बड़े ड्रोन अटैक में से एक रहा। वास्तव में रूस ने कीव पर रात भर हमले किए, जिसमें 805 ड्रोन और 13 मिसाइलें दागी गई। इस हमले की चपेट में आने से 3 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 18 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। कीव के मेयर विटाली क्लिचको ने बताया कि हमलों की शुरुआत ड्रोन से हुई और उसके बाद मिसाइल हमले ने पूरे शहर को तहस नहस कर दिया। दरअसल ये पहली बार था जब यूक्रेन की प्रधानमंत्री यूलिया सिवरीडेंको ने मान्यता दी कि दुश्मन के हमले में यूक्रेनी सरकार की मुख्य इमारत को नुकसान पहुंचा है। कीव की वायुसेना ने भी पुष्टि की कि रूस ने रात भर में बेशुमार ड्रोन तैनात किए थे। यह हमला स्पष्ट रूप से नागरिकों को निशाना बनाने का इरादा दर्शाता है। इसके अलावा राज्य के आपातकालीन अधिकारियों ने डोनेत्स्क जिले में एक आवासीय इमारत की 4 में से 2 मंजिलें आग की चपेट में आने की जानकारी दी। मलबे से एक 16 मंजिला अपार्टमेंट बिल्डिंग और 2 9 मंजिला इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई। आपातकालीन अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की, जिनमें धुआं उठता दिखाई दे रहा था। मेयर विटाली मोलित्स्की ने बताया कि क्रेमेंचुक में दर्जनों विस्फोट हुए, जिससे कई इलाकों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। वहीं ओलेक्सांद्र ने क्रीवी री पर ट्रांसपोर्ट और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर रूसी हमले की पुष्टि की। ओलेकीपर ने दक्षिणी यूक्रेन के ओडेसा में सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और आवासीय इमारतों को नुकसान पहुंचाने की बात कही। फिलहाल मॉस्को की तरफ से इस हमले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। दोनों पक्ष लगातार ये दावा करते रहे कि नागरिकों को निशाना नहीं बनाया जा रहा है, परंतु वास्तविक घटनाक्रम खुद अपनी कहानी बयां कर रहे हैं। फरवरी 2022 में युद्ध की शुरुआत के बाद से अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। पोलिश सशस्त्र बलों ने पश्चिमी यूक्रेन में हवाई हमलों का खतरा मंडराने के मद्देनजर अपने और सहयोगी विमानों को सक्रिय कर दिया है। वास्तव में इस हमले के प्रतिकार स्वरूप यूक्रेन ने रूस की द्रुजबा ऑयल पाइपलाइन पर ड्रोन हमला किया। यूक्रेन की ड्रोन फोर्स के कमांडर रॉबर्ट ब्रेवडी ने कहा कि ब्रांस्क क्षेत्र में पाइपलाइन को निशाना बनाकर भारी क्षति पहुंचाई गई। इस हमले से हंगरी और स्लोवाकिया को मिलने वाली रूसी तेल सप्लाई बाधित हुई। कीव की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि इस जवाबी हमले का उद्देश्य रूस के युद्ध प्रयासों को कमजोर करना था। वहीं मॉस्को की ओर से भी फिलहाल इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। दरअसल इन घटनाओं से यह स्पष्ट हो गया है कि युद्ध अब पूरी तरह से नागरिकों और सरकारी प्रतिष्ठानों पर फैल चुका है। ऐसे में विश्व समुदाय के लिए यह चिंता का विषय बन गया है कि मानवता की कसौटी पर खड़ा यह संघर्ष कब थमेगा। टैरिफ तनाव के बीच भारत ने एक बड़ा साहसिक कदम उठाया है, क्योंकि इस महीने अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र सत्र में पीएम मोदी नहीं जाएंगे। उनकी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रतिनिधित्व करेंगे। जी हां, इस महीने के अंत में न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए के 80वें सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जाएंगे। यह निर्णय एक साहसिक और सोच समझ कर लिया गया कदम है, जो भारत की संप्रभुता और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए उठाया गया है। दरअसल यह फैसला भारत और अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ तनाव के बीच आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगाया, जिससे कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया। वहीं अब संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक 23 से 29 सितंबर तक आयोजित होगी। परंपरा के अनुसार सत्र की शुरुआत ब्राजील करेगा, उसके बाद अमेरिका।
भारत को 27 सितंबर की सुबह महासभा को संबोधित करना था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह इस सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। वास्तव में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हर साल सितंबर में आयोजित होने वाला ये उच्च स्तरीय सत्र सबसे व्यस्त कूटनीतिक सीजन माना जाता है। इस बार का सत्र इजराइल हमास संघर्ष और यूक्रेन रूस युद्ध जैसी वैश्विक चुनौतियों की पृष्ठभूमि में होने जा रहा है, जिससे इसकी अहमियत और बढ़ गई है। वहीं अगर बात करें भारत की, तो भारत ने हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों और संप्रभुता की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका का दौरा किया था और व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से द्विपक्षीय बैठक की थी। बैठक के बाद दोनों नेताओं ने 2025 की शरद ऋतु तक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले हिस्से पर बातचीत शुरू करने की योजना की घोषणा की थी। हालांकि पिछले महीने ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया, जो पूरी तरह से अस्वीकार्य था। भारत ने इस कदम को अनुचित और गैर जरूरी बताते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि देश अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए किसी से नहीं झुकेगा। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का यह निर्णय साहस और रणनीति का परिचायक है, जो भारत की संप्रभुता और सम्मान को चुनौती दे। उसे कड़ा जवाब मिलेगा, यही संदेश इस कदम के पीछे है। हालांकि भारत ऐसा कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है और ना ही सार्वजनिक रूप से इस कदम के पीछे का कारण स्पष्ट किया है, लेकिन अमेरिका को समझना होगा कि भारत किसी के अधीन नहीं है और अपने हितों की रक्षा करना उसे बखूबी आता है। वास्तव में यह कदम मोदी सरकार की दृढ़ नीति का प्रतीक है। जहां एक और वैश्विक मंचों पर कूटनीतिक सक्रियता जारी रहती है, वहीं दूसरी ओर भारत अपनी अर्थव्यवस्था, तेल और ऊर्जा सुरक्षा पर किसी भी तरह की समझौतेबाजी स्वीकार नहीं करता। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्तिगत रूप से महासभा में उपस्थित न होकर अपने भरोसेमंद और अनुभवी विदेश मंत्री एस जयशंकर को भारत का प्रतिनिधित्व सौंपा। यह दिखाता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर न केवल सम्मान के साथ मौजूद रहेगा, बल्कि किसी भी तरह के अनुचित दबाव के सामने झुकने वाला नहीं है। इस साहसिक कदम में यह भी संदेश गया कि भारत किसी से कम नहीं है और किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह अपने हितों की रक्षा करने में पीछे नहीं रहेगा। मोदी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि टैरिफ वॉर जैसी चुनौतियों का सामना करते समय भारत अपने कदम तय करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी शक्ति और संप्रभुता को प्रमाणित करेगा। अमेरिका भी रूस से यूरेनियम लेता है और वो भारत जो जरूरत के लिए रूसी तेल खरीदता है, उस पर अमेरिका प्रतिबंध लगाता है। ये सीधे और स्पष्ट रूप से अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड को दर्शाता है, जो बात भारत लंबे समय से कहता रहा है। अब वही दावा एक्स ने किया है। जी हां, टेस्ला मालिक एलॉन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो के आरोपों को तुरंत गलत ठहराया। दरअसल नवारो ने भारत पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत रूस से तेल केवल मुनाफे के लिए खरीद रहा है और यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। वास्तव में एक्स के फैक्ट चेक फीचर ने इस दावे की जांच की और एक कम्युनिटी नोट में साफ लिखा है, भारत रूस से तेल अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए खरीदता है, ना कि मुनाफे के लिए। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं करता। एक्स ने स्पष्ट किया कि अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम और अन्य चीजें खरीदता है, जबकि भारत पर प्रतिबंध लगाना अमेरिकी प्रशासन के दोहरे मानक को दर्शाता है। दरअसल नवारो ने अपने पोस्ट में लिखा था कि भारत के ऊंचे टैरिफ अमेरिकी नौकरियों को नुकसान पहुंचाते हैं। भारत रूस से तेल सिर्फ मुनाफे के लिए खरीदता है, जिससे रूस की युद्ध मशीन को मदद मिलती है। इससे यूक्रेन और रूस के लोग मर रहे हैं और अमेरिकी करदाताओं का पैसा बर्बाद हो रहा है। लेकिन एक्स ने तुरंत इस दावे को खारिज किया और कहा कि यह भारत का निजी फैसला है, जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन नहीं करता। नवारो के आरोपों पर एक्स ने साफ किया कि भारत की नीति केवल अपनी ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए है। पीटर नवारो ने इस मामले को इतना बढ़ा दिया कि उन्होंने इसे मोदी वॉर तक कह डाला। उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में दावा किया कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे रिफाइन करता है और ऊंची कीमत पर बेचता है, जिससे रूस की युद्ध मशीन को वित्तीय सहायता मिलती है। दरअसल ये आरोप पूरी तरह से हास्यास्पद है। भारत किसी के इशारे पर काम नहीं करता और अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाता है। नवारो ने यहां तक कह दिया कि रूस और चीन के साथ भारत के बढ़ते संबंध दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं, पर ये वही दावे हैं जो केवल अमेरिकी पक्ष की चिंता और दोगली मानसिकता को उजागर करते हैं।
नवारो ने भारत पर यह भी आरोप लगाया कि रूसी तेल खरीदना अमेरिका के लिए नुकसानदायक है और भारत अमेरिकी नौकरियों को छीन रहा है। उन्होंने भारतीय ब्राह्मणों पर भी मुनाफाखोरी का आरोप लगाया, पर हकीकत यह है कि भारत के कदम हमेशा अपने नागरिकों और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए है। वास्तव में यह पूरी घटनाक्रम भारत की दृढ़ नीति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने फैसलों के साहस को दिखाता है। नवारो जैसे लोग केवल आलोचना करते हैं, पर भारत किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रीय हित और संप्रभुता के मामले में भारत किसी से कम नहीं है। एक्स के फैक्ट चेक ने भी साबित कर दिया कि भारत का रूस से तेल खरीदना किसी भी तरह से युद्ध को बढ़ावा नहीं देता। यह केवल भारत की खुद की रणनीति है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत पूरी तरह वैध है। भारत ने दिखा दिया कि उसका कोई भी फैसला, चाहे वो व्यापार हो या ऊर्जा सुरक्षा, अमेरिका के दबाव से प्रभावित नहीं होगा। भारत की कूटनीतिक जीत से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है, जो ये दर्शाती है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर मजबूती के साथ खड़ा है और इस नए दौर के उभरते भारत में कोई भी देश दुश्मनी नहीं करना चाहेगा। हम बात भारत नेपाल के बीच के लिपुलेख विवाद की कर रहे हैं, जिसका मुद्दा जब नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली ने चीन के सामने उठाया तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, यह आपका आपसी मामला है। यानी लिपुलेख विवाद में पड़ने से चीन ने साफ अपना पल्ला झाड़ लिया। वो ड्रैगन जो कभी भारत को घेरने का एक मौका नहीं छोड़ता था, उसका यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर मजबूती से खड़े भारत की कूटनीतिक जीत को दर्शाता है। यानी चीन अब किसी भी कीमत पर भारत से नहीं उलझना चाहता। दरअसल नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने लिपुलेख विवाद को लेकर चीन में जोरदार बात की, लेकिन चीन ने साफ कर दिया कि यह द्विपक्षीय मामला है और वो इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। दरअसल नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय ने बताया कि चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने साफ कहा, लिपुलेख एक पारंपरिक दल है। चीन नेपाल के दावे का सम्मान करता है, लेकिन यह विवाद भारत और नेपाल का द्विपक्षीय मामला है। इसे दोनों देशों को आपसी बातचीत में सुलझाना चाहिए। वास्तव में ओली 31 अगस्त से 1 सितंबर तक एससीओ समिट में शामिल होने चीन पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने लिपुलेख का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि ये इलाका नेपाल का हिस्सा है और भारत चीन के बीच हालिया सहमति पर नेपाल ने आपत्ति दर्ज कराई है। वास्तव में यह निर्णय भारत की कूटनीति की जीत को दर्शाता है। चीन ने स्पष्ट कर दिया कि उभरते भारत के सामने वो कोई नई दुश्मनी नहीं चलाएगा और भारत के सुदृढ़ दृष्टिकोण को सम्मान देगा।